तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गया फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है बहुत ज्यादा ही धमाका हो रहा होता है। बाकी सब स्टूडेंट वहां से भाग रहे होते हैं और हमारे एमसी और सलमा आपस में लड़ रहे होते हैं। सलमा हमारे एमसी से कह रहा होता है, क्या तुम मेरे खिलाफ इंटरनल एनर्जी का टकराव चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमको अभी अपने बॉडी से चिपकी हुई फ्लेम दिखाई दे रही है? ये तुम्हारे बॉडी में घुसना शुरू कर चुका है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा काम वही खत्म हो जाएगा। तो हमारा एमसी उससे सीरियस में कहता है कि इसके बारे में क्या? तो हमारे एमसी पे अटैक करते हुए बोलता है कि फोर अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट की फ्लेम कभी नहीं बुझती। एक बार ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से बॉडी में एंटर करने के बाद ये इनर अंगों को पूरी तरह से जलाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये प्रोसेस कब तक जारी रहेगा? जब तक केवल सफेद राखी हमारा एमसी नीचे झुकता है और उसके पेट में मारता है, जिससे वो दूर हो जाता है। और हमारा एमसी उससे एटीट्यूड में कहता है कि ये फ्लेम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये देख के सेल में एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये क्या बकवास है। हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है कि क्योंकि मैंने भी मास्टर किया हुआ है। सिस्टम पे कहता है कि आपने फोर अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट फ्लेम को भी मास्टर कर लिया है। और अपने मन में हमारा एमसी कह रहा होता है, मेरे पिछले लाइफ में तुम्हारे साथ हुए लाइफ एंड डेथ के स्ट्रगल के माध्यम से। सैल्मा हमारे एमसी को देख के ये सब कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड, तुमने आखिर कौन सी चाल चली है? तुमने फोर अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट महारत हासिल कैसे कर ली है? और वो भी फ्लेम वाला। नहीं, ये कोई मेक सेंस नहीं बनाता। तुम्हारे लिए इस लेवल की वॉर स्किल में मास्टरी हासिल करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्यों? क्योंकि मैं कोई चूजन वन नहीं हूँ। सैल्मा कुछ देख कर और हैरान होता है और कहता है कि फॉर्मूले ट्रू क्यू आई नहीं, ये उससे भी कहीं एक कदम आगे है। प्योर एनर्जी से अपोनेंट को हानि पहुंचाने में एबल, एक ही विचार से हत्या करने का एरिया। और हमारा एमसी उससे एटीट्यूड में कह रहा होता है, इस बार तुमको अपनी पूरी ताकत से हमला करना होगा। केवल तभी तुम मेरे साथ खेलने के काबिल हो। और हमारा एमसी सलमा आपस में लड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सेकंड डिसाइपल ये कह रहा होता है देख के इसका कोई मतलब नहीं बनता। थर्ड डिसाइपल भी हैरान होकर कहती है कि क्या ये किस तरह का आदमी है? हमारा लॉर्ड गोंदा भी ये देख के एकदम हैरान होता है। पीछे से ब्लड द हॉल मास्टर बोलता है कि तुमने एक अच्छा सबऑर्डिनेट को गेन किया हुआ है। आखिर तुमको तुमको ऐसी प्रतिभा वाला कहाँ मिला? तो लॉर्ड गोंदा मुस्कुरा के कहता है कि वो मैं नहीं था, मैंने उसे नहीं ढूंढा और न ही मैंने उसे पालन पोषण किया। वो एक ऐसा पर्सन है जो अपनी मर्जी से मेरे पास आया और उसने मुझे अपनी ताकत दी। वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ब्लड डेथ हॉल मास्टर कहता है, ये सबसे अब इसे देखते हुए फोर डिसाइपल तुम्हारा आत्मविश्वास अहंकार की सीमा पर है। तो लॉर्ड गोंदा कहता है कि मैं। तो ब्लड हॉल मास्टर कहता है कि पूरे इतिहास में कोई भी रूलर, क्या उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत रूप से उनके सभी सबऑर्डिनेट की खोज की है? लोगों को परखने की एबिलिटी डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसे कार्यों को उन लोगों को सौंपा जा सकता है जो उनमें मास्टरी ताकती हो। किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के पास जो होना चाहिए वो एक है, दो दृष्टि की स्थापना है। तो लॉर्ड गोंदा कहता है कि एक विजन। तो ब्लड डेथ हॉल मास्टर कहता है कि हाँ, क्या सियोली नाम के पर्सन ने तुमसे तुम्हारे सपने, तुम्हारी मनचाही दुनिया के बारे में पूछा था? क्या उसने ऐसा कुछ सवाल पूछा था? तो लॉर्ड गोंदा वही सब सोचने लगता है और दूसरी तरफ वो ब्लड डेथ हॉल मास्टर कह रहा होता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसने ऐसा किया है। बात ऐसी ही है, आश्चर्यजनक रूप से अक्सर पर्सन खुद भी इससे अनअवेयर रहते हैं। फूल कभी अपने आप में नहीं खिलता। मधुमक्खियाँ और तितलियाँ स्वाभाविक रूप से सुगंधित गंध की और इकट्ठा हो जाती है। तुमने इसे अपना व्यक्तिगत पर्सनल वर्च्यू मान सकते हो। तो लॉर्ड गोंदा अपने मन में सोच रहा होता है, एक ऐसा लाइफ जिसमें इतने समय तक किसी ने भी मुझे नीचे नहीं दिखाया और ना ही मुझे एक्सेप्ट किया, फिर भी मेरे अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट की देखभाल करना जो समय व्यतीत हुआ, फिर भी इसका मतलब है कि आखिरकार वो समय बेकार नहीं आया। तो लॉर्ड गोंदा भी कहता है कि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइट की पूरी प्रोसेस को समझने में डिफिकल्टी हो रही है। पवेलियन मास्टर, आपकी विजन में सियोली की एबिलिटी का लेवल क्या है? तो ब्लड डेथ हॉल मास्टर भी सोचते हुए कहता है, कलेक्टिव ट्रेनिंग के रिपोर्ट और करंट स्थिति का समग्र रूप से एनालाइज करने पर वो अल्टीमेट डेमन बनने की रियलम में है जो डेमोनिक स्किल का यूज करने में एबल है और उसने एंट्री स्टेज से एक कदम आगे बढ़ लिया है। उस दायरे के अंदर भी वो पहले से ही उस लेवल पर है जहाँ वो नेचर से पीड़ा ले सकता है। अगर उनका जन्म जियांगू में हुआ होता तो वो कम से कम एक रियलम के रूलर तो अवश्य बन जाते और ज्यादा से ज्यादा कोई पर्सन नंबर 1 बनने की होड़ में शामिल होता। वो पहले से ही कोई पर्सन आकाश की ओर देखते हुए चल रहा है। एक ऐसा पर्सन तुम्हारा सबऑर्डिनेट फोर डिसाइपल है। तो फोर डिसाइपल कुछ नहीं कह पा रहा होता है, तभी पीछे से जोरदार धमाका होता है। तो हमारा एमसी थोड़ा पीछे हो जाता है और हमारे एमसी पे वो अटैक करता है। तो हमारा एमसी उसकी शॉट को देख के कहता है कि ये तो इल्यूजन है। तो हमारा एमसी उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। फिर से सलमा हमारे एमसी पे अटैक करता है। फिर से हमारा एमसी कहता है कि एक और इल्यूजन। फिर से हमारा एमसी डॉज कर लेता है। तो सलमा भी हंसते हुए कहता है कि ये क्या है, क्या तुम असली और नकली में फर्क भी नहीं कर सकते? और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या है, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। अपनी करंट सिचुएशन के आधार पर मुझे उसके बॉडी में इकट्ठा हो रही इंटरनल एनर्जी को महसूस करके उसकी अगली मूवमेंट का अनुमान लगाने में एबल होना चाहिए। मुझे अपनी एनर्जी क्यूआई की अनुभूति के माध्यम से जो विजन प्राप्त होनी चाहिए वो धुंधली है, मानो वो कोहरे से ढकी हो। मुझे ये मत बताओ क्या ये उसकी फाइटिंग स्पिरिट है, इंटरनल
एक्सटर्नल एनर्जी या इंटरनल पावर के विपरीत लड़ने की भावना जमजात एबिलिटी है। एक ऐसी मानसिकता जो पावरफुल एनिमी का सामना करने पर भी फाइट छोड़ने से इनकार करती है और वो लड़ने की भावना और जान से मारने के इरादे का यूज करने में एबनॉर्मल रूप से प्रतीत होता है। वो एक्सट्रीम डेमन रियलम है जहाँ मन, एनर्जी और बॉडी सभी अपनी पीक तक पहुँच चुकी होती है। मुझे ठीक नहीं पता किस प्रकार की मार्शल आर्ट इस घटना का कारण बनती है, लेकिन मैं ये सब फील कर सकता हूँ क्योंकि जब से मैंने 2 कदम चलकर अल्टीमेट डेमन की दीवार को पार किया है, तब से जब भी मुझे इंटरनल एनर्जी की जरूरत होती है, मैं नेचर की पावर का सहारा लेता हूँ। उनकी लड़ने की भावना भी इसके साथ साथ फ्लो होने लगी। तो उसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट से जो इल्यूजन पैदा किया है वो सब मुझे अब दिख रहे हैं। और हमारे एमसी पे वो अटैक करता है तो हमारा एमसी बड़े इजी से डॉज कर लेता है और हमारा एमसी भी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखा जाता है कि सैल्मा हमारे एमसी को अटैक को अपने गर्दन से पकड़ लेता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि तलवार को अपनी गर्दन और कंधे की हड्डी से पकड़ना, और हमारे एमसी से वो कह रहा होता है कि तुम इसके झांसे में आ गए। और हमारा एमसी अपने मन में कह ही रहा होता है आखिर ये सब कैसे हो सकता है, क्या ये तुम्हारी बॉडी बिल्ड है। तो हमारा एमसी मुस्कुराता है, अपने हाथ में अल्टीमेट डेमोनिक आर्ट स्किल को यूज करके अपने हाथ में फ्लेम ला देता है और दूसरी तरफ वही अटैक फर्स्ट डिसाइपल सैल्मा भी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्लड डेथ हॉल मास्टर बीच में आके बोलता है कि मुझे विश्वास है कि तुम अभी रुक सकते हो। फर्स्ट डिसाइपल, तुमने उसकी प्रतिभा को काफी देख लिया होगा। अगर गोनमा के सबऑर्डिनेट के पास इस लेवल का स्किल है, क्या ये अपने तरीके से समझने के काबिल नहीं है? तो वो लोग वहीं रुक जाते हैं। तो ब्लड डेथ हॉल मास्टर बोल रहा होता है अगर तुम हमारे ब्लड डेथ हॉल पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना बंद कर देते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। फर्स्ट डिसाइपल, तो फर्स्ट डिसाइपल हमारे एमसी के पास आकर उससे कहता है एक मुर्गी को मारने के लिए बेल काटने वाले चाकू का यूज करना इस तरह के एक नॉर्मल कलेक्टिव ट्रेनिंग के एनिमी के लिए एक एक्सट्रीम डेमन मास्टर को भेज रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि मेरा नाम सियोली है। वो बोलता है कि सियोली ठीक है, जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तब इसको प्रॉपरली खत्म कर देंगे। हालांकि मैं सरप्राइज हूँ कि क्या तुमको वो मौका भी मिलेगा। और वो वहाँ से चला जाता है और सेकंड डिसाइपल फोर्थ डिसाइपल के पास आके बोलता है कि तुमने सच एक अनबिलीवेबल सबऑर्डिनेट मिला है। हालांकि मैं सरप्राइज हूँ कि क्या तुमने अपना ट्रम्प कार्ड बहुत जल्दी खोल दिया है। थर्ड डिसाइपल भी आके कहती है कि सीरियसली इस तरह की जगह पर एक एक्सट्रीम डेमन मास्टर को बाहर निकालना एक अच्छा सबऑर्डिनेट पाने पर भी बधाई हो। तो छोटे भाई अब से तुमको अपने सीनियर से बहुत ज्यादा ध्यान मिलेगा। और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कोई कहता है कि फोर्थ डिसाइपल क्या तुम ठीक हो? तभी वहाँ पर ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं। ग्रैंड एल्डर बोलता है कि हाँ, आजकल तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी देखकर वाकई अच्छा लग रहा है। मैंने सुना है कि वो बच्चा तुम्हारा सबऑर्डिनेट है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि हाँ। तो एल्डर कहता है कि बहुत बढ़िया, उसके स्किल को देखते हुए वो डेफिनेटली किसी के अधीन सेवा करने के लिए नहीं बना है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि आपका मतलब क्या है? तो वो बताता है कि ये एक मजाक है, तुम्हारे स्किल के साथ तुम किसी को भी सबऑर्डिनेट बना सकते हो। क्या हमारे कल्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं जानता कि तुम एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के लॉर्ड हो? मैं आजकल अच्छी बातें सुन रहा हूँ। मैंने सुना है कि सत्ता का संतुलन पहले डिसाइपल से हटकर तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा बदल गया है और वो प्रसिद्ध सीक्रेट मास्टर भी तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं। इस बार अच्छा करो, बहुत से बड़े एल्डर तुम्हें देख रहे हैं। हालांकि ऐसे समय में तुमको अपने पंजे छुपाने चाहिए। अपने सीनियर भाइयों को जरूरत से ज्यादा उकसाने में कोई फायदा नहीं है, नहीं तुम उन्हें पहले ही बहुत ज्यादा उकसा चुके हो। जाते हुए एल्डर बोल रहा होता है एक बार जब तराजू का पेंडुलम एक तरफ वापस झूलता है तो वो अपने तरीके से अपने तरीके खोज लेंगे। फर्स्ट डिसाइपल कम से कम ऐसा ही करेगा। तो ठीक है, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। हमारे एमसी से कहता है कि सियोली। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, तुमने सच में बहुत अच्छा किया है। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि तुम पहले डिसाइपल के साथ बराबरी का मुकाबला करोगे। हमारा एमसी भी कहता है कि आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मुझ में अभी भी सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता की कमी है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है यहाँ तक आने के बाद अब और देर करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लड डेथ हॉल पवेलियन के लॉर्ड ने हमें अपनी पावर देने पर भी सहमति जताई है, तो अब से मैं तुम्हें ट्रेजर जैसा रखूंगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो हमारा एमसी भी मुस्कुरा के कहता है कि जैसी आपकी आज्ञा। और सिस्टम पे लिख कहता है कि आपने सीक्रेट वॉरियर एडिशनल मिशन को भी सक्सेस कर लिए हैं।